देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला टॉपिक है अपना फेराडेज एक्सपेरिमेंट। फेराडे के एक्सपेरिमेंट में 5 डायग्राम मैंने बनाए, ध्यान से देखो जरा। 5 डायग्राम्स में क्या क्या है बेटा? पहला डायग्राम, ये एक मैग्नेट है, अपन जानते हैं मैग्नेट के बारे में, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर भी काफी डिटेल में पढ़ लिया अपन ने। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान से समझो पहले, अभी मैसेज बंद कर दो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब एन और कोयल दोनों स्टेबल है तो आपने देखा होगा इसमें मैंने कोई करंट नहीं बनाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट और कोयल दोनों स्टेबल रहते हैं तो इसमें कोई करंट नहीं आती है। जब एन को लाते हैं इधर तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होता है। जब एन को दूर ले जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है। जब एस को पास लाते हैं या एन को दूर ले जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट होता है। जब एस को दूर ले जाते हैं तो इस डायरेक्शन में करंट होता है। चारों डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं फिर से बोलता हूं। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 1 में मैग्नेट और कोयल दोनों स्टेबल है। मैग्नेट भी स्टेबल है और कोयल भी स्टेबल है। गैल्वेनोमीटर में मैंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, देख लिया बेटा। सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम में मैंने एक एरो लगाया है कि एन को हम कोयल के पास ला रहे हैं। जब एन को कोयल के पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड है, यानी कि राइट साइड में है। जब एन को दूर ले जा रहे हैं, एन को दूर ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज होकर के लेफ्ट साइड में हो गया। चौथा जो डायग्राम बनाया है उसमें मैं क्या कर रहा हूं? एस को पास ला रहा हूं। तो आप देख रहे हो कि एन को दूर ले जाऊं या एस को पास लाऊं। एन को दूर ले जा रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड में है डिफ्लेक्शन। एस को पास ला रहे हैं, जब भी लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन है। और 5 में देखो, जब एस को दूर ले जा रहे हैं तो वो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि हम नॉर्थ को किधर ला रहे हैं? कोयल की तरफ ला रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसी मैग्नेट को स्टेबल रख के भी दोहराया जा सकता है। इसको किसको? मैग्नेट को स्टेबल रख करके, मैग्नेट को स्टेबल कर दिया, कोयल को पास लाए, दूर ले गए। ठीक है, इस तरह भी इसको एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। तो फेराडे ने क्या बताया हमें? फेराडे का ऑब्जर्वेशन क्या था कि ऐसा क्या हुआ यहां पर कि इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है बेटा, तो क्या होगा ये समझने की चीज है कि जब कोई भी मैग्नेट को हम क्या करते हैं? पास लाते हैं। क्या है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जब मैग्नेट को हम किसी कोयल के पास लाते हैं तो क्या होता है? फ्लक्स में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? फ्लक्स में चेंज होता है बेटा। फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फोर्स लाइंस। नंबर ऑफ फोर्स लाइंस में चेंज होगा, और नंबर ऑफ फोर्स लाइंस में जब चेंज होगा तो कोयल में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो फेराडे के ऑब्जर्वेशन से अगर मैं एक लाइन बोलूं आपको तो वो क्या होगी कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कोयल due to change in flux associated with coil, a EMF is set up. Due to this EMF, current flows, and current flows इसको बोलते हैं अपन induced current, and due to this induced current there is deflection in the galvanometer. कोई डाउट कहानी में? समझ आ गई बात? पक्का? अच्छा, बोलना लिखना पड़ेगा। तुम नोट करो, मैं बोलता हूं। स्क्रीनशॉट तो ले लो तुम इनके डायग्राम्स का। तो डायग्राम खुद अपनी कहानी बोल रहे हैं सारी की सारी। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं स्टेटमेंट कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, आप चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल,
when there is a relative motion between magnet and coil due to change in flux associated with coil, due to change in flux associated with coil, a EMF is induced. An EMF is induced. Due to this EMF, current flows in the coil and hence there is deflection in galvanometer. बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम, अच्छा दूसरी बात इसमें देखो, जब इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ये याद रखेंगे। एन को ला रहे हैं, ये पॉइंटर नीचे दब गया। यहां देखो एक और चीज दिखाता हूं आपको, जादू दिखाता हूं। एन को पास ला रहे हैं तो इस लूप में जो डायरेक्शन बन रहा है वो एन का बन रहा है, देखो बन रहा है ना बेटा। एन को दूर ले जा रहे हैं तो यहां पर एस बन रहा है, देखो। यानी कि ये एन इस एन को आने को अपोज कर रहा है, ये एस इस एन को दूर जाने को अपोज कर रहा है। एस को पास ला रहे हैं तो यहां पर एस बन रहा है, देखो, और एस को दूर ले जा रहे हैं तो यहां पर एन बन रहा है। तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं आया? दोबारा देखो, एन को पास ला रहे हैं तो जो कॉइल है उसका ये वाला जो पोर्शन है वो एन बता रहा है। जब एन को दूर ले जा रहे हैं तो ये अट्रैक्शन करके अपोज कर रहा है। एस को पास ला रहे हैं तो एस बन के अपोज कर रहा है, और एस को दूर ले जा रहे हैं तो एन बन करके अपोज कर रहा है। नहीं आया? समझ गए? हाँ, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट, आप सोचो इसे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे याद रखेंगे? दिस इज द वे। ठीक है, देखो मैंने जो अभी नया कंस्ट्रक्शन किया है इनमें, वापस देखो क्या हुआ। 3 वाले में एन दूर जा रहा है, देख इधर, ये एन दूर जा रहा है तो एस क्या कह रहा है? एस बोल रहा है मत जा, वापस आ, वापस आ। एस बनाएगा। यहां देख, एस पास आ रहा है, एस बन गया, दूर हट। हाँ हाँ, जाने भी नहीं दे रहा और आने भी नहीं दे रहा, समझ गया तू? जाएगा तो पकड़ करके खींचेगा, पास आएगा तो धक्के मारेगा। ठीक है, हाँ, चलो चलो चलो। अच्छा, मैंने समझाया था क्या पहले कभी ये तुम्हें? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छी बात। याद रखिए बेटा, डायग्राम बना लो। चलो अब लिखो फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो फेराडे का एक्सपेरिमेंट था। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, समझाऊं क्या? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा यार मैंने। हाँ देख, एक और तरीका है इसके एक्सपेरिमेंट का, एक और तरीका समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो जरा,
ये मान ले ये एक कॉइल है जिसमें अपन ने गैल्वेनोमीटर लगाया है, ठीक, और यहां पर एक और कॉइल रख दी इसके पास में जिसमें अपन ने बैटरी लगा दी। देखो ध्यान से, विच लेसन स्टार्टिंग टुमारो, अभी तो यही चलेगा, कल तो ईएमआई पढ़ाऊंगा बेटा। सुनो, टाइम पता नहीं मेरे को, थोराट सर से पूछो। देखो कुल मिलाकर के तुम वापस समझो यार, तुम, मेरे को विश्वास नहीं हुआ तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, अभी मुझे अभी विश्वास नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर, दोबारा समझो। ईएमआई की जो फिनोमिना है इसमें होना क्या चाहिए, जो कॉइल है कॉइल से एसोसिएट फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। फ्लक्स का मतलब जानते हो आप, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। कॉइल से एसोसिएट फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो ईएमएफ डेवलप होगा, और अगर चेंज नहीं होता है तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। दूसरी बात, चाहे नंबर ऑफ फोर्स लाइंस इंक्रीज होती है चाहे नंबर ऑफ फोर्स लाइंस डिक्रीज होती है, दोनों ही पोजीशन में फ्लक्स में चेंज होगा और दोनों ही पोजीशन में ईएमएफ डेवलप होगा। केवल डायरेक्शन में चेंज होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है बेटा? पक्का? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। थोड़ी मैथमेटिक्स की बात करें इसमें। देखो तो यहां पर अपन देख करंट को चेंज करेंगे, इसमें वाली मैंने मिटाई दिया, यहां पर करंट चेंज करेंगे। बेचारा ओरस्टेड ने कहा था यार, क्या कहा था ओरस्टेड ने? ओरस्टेड ने क्या कहा था? when there is current passing through the conductor there produce a magnetic field around it। याद आया ना? और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा बेटा? फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। तो कुल मिलाकर के इस दोनों एक्सपेरिमेंट से हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, और वो चीज है कि जब कॉइल से एसोसिएट फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ डेवलप होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है? तो फेराडे ने बेचारे ने दो नियम और दे दिए। देखो क्या नियम दिए, सुनो। फेराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेराडे का रूल। सब फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल क्या दिया उन्हें कि until and unless there is no change in flux associate with coil, no EMF is induced। पढ़ो जरा, until and unless there is no change in flux associate with coil, associate with नहीं लिखा मैंने यहां पर, with coil no EMF is induced। और अगर मान लो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी इंड्यूस, और करंट इंड्यूस नहीं होगा तो बेचारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब आएगा जब कॉइल में करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस कब होगी? जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल होगा। एक हाई और लो पोटेंशियल तब हो सकता है जब ईएमएफ इंड्यूस हो, बिना ईएमएफ के नहीं होगा। समझ आ गई बात? अच्छा भाई, दूसरी बात, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स rate of change in magnetic flux is directly proportional to the
EMF induced rate of change in electric flux is directly proportional to, ये फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब्दुल अब आया तू? यार ऐसे मत कर यार अब्दुल, यार ऐसे क्या करता है बेटा? बताता हूं, डोंट वरी है ना। सुनो, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स का, तुम फ्लक्स का मीनिंग समझो, एक बेसिक मीनिंग फ्लक्स का। नंबर ऑफ फोर्स लाइंस जानते हो, यू नो द नंबर ऑफ फोर्स लाइंस, यस। मान लो ये कोई एरिया है, किसी एरिया में से जितनी फोर्स लाइंस पास होंगी वो फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, number of force lines passing through an area is known as magnetic flux, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी उसकी मैथमेटिक्स भी करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास E आया, देखो E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, या E इज इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी, ठीक है। K इज इक्वल टू 1 है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और अगर टर्न्स n हो तो n डी फाई बाई डी टी। उड़ गया होश, उड़ गए। यस, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू द कोयल। शाबाश श्रुति, बिल्कुल सही बोला बेटा। E इज इक्वल टू n डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एक काम करो, इस ई को तुम थोड़ा सा लिख लो, नहीं तुम यहाँ कंफ्यूज हो गए, स्मॉल ई क्या है सर, ऐसा लिख लो, ऐसा वाला ई, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब तो जानते हो तुम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसमें पढ़ा था अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये नोट करो फटाफट, फोटो खींचो, मैं तुम्हें फिर फ्लक्स का फील कराता हूं। अभी फ्लक्स का फील कराता हूं मैं, रुको। और भाई डी बाई डी टी ऐसे मत बोल रहे, डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ई ईएमएफ। फाइव फ्लक्स को डिनोट करने का है बेटा। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। चलो फ्लक्स का फील कराता हूं मैं तुम्हें, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का फील कराता हूं, रुको। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स, बेसिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। कैपिटल एन बेटा नंबर ऑफ, वो है ना अपना नंबर ऑफ टर्न्स। देखो मैथमेटिकली इसको अपन डिफाइन करते हैं ऐसे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एरिया का डायरेक्शन है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिड्यूस्ड नहीं है बेटा, इंड्यूस्ड। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू हो गया बी डॉट ए। बी डॉट ए का मतलब बी ए कोस थीटा, ये तो जानते हो सब। इसका मतलब फाई तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, और थीटा इज द एंगल। एरिया इज स्केलर नहीं है, वेक्टर है। गलत याद है तेरे को अगर स्केलर याद है तो। एरिया नेवर स्केलर। देखो थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स है। अब इसको अपन फील कैसे करो, देखो ध्यान से। फोटो खींचो इसका, मैं इसको हटाऊंगा, कुछ और चीजें सिखानी है इसमें। अब ये ठाकुर अभी क्यों पूछ रहा है टेंसर? बेटा अभी टेंसर का टाइम ही क्या, ये टेंसर ही है। फाई इज टेंसर क्वांटिटी। यस, फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, जीरो भी नहीं। फाई का मतलब जीरो भी नहीं। चलो, तो ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अगर कम फोर्स लाइन पास हो रही है तो कम फ्लक्स होगा, ज्यादा फोर्स लाइन पास हो रही है तो ज्यादा फ्लक्स होगा। समझ आएगी बात? सीधी सी कहानी। मैथमेटिकली फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? ऐसे कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब अपन पता करते हैं कि वास्तव में कैसे हुआ है। देखो चलो, अब मैं दो तीन सवाल पूछूंगा तुमसे, उसका जवाब देना। जवाब चाहिए मुझे, जवाब देना। मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो फ्लोर से सीलिंग की तरफ है। अज्यूम करो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लोर टू सीलिंग, मतलब नीचे से तीर आ रहे हैं बहुत सारे, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड। ठीक, ये लिया मैंने कोई एरिया, ये कोई एरिया है। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए? 90 डिग्री। इसका मतलब जब प्लेन पैरेलल होता है तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। अब अगर अपन इसको ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? जीरो। बस इतनी सी बात है यार, हाल तो परेशान हो रहे थे तुम लोग। देखो डायग्राम में बना के बताता हूं। देख, ये एरिया का डायरेक्शन ऊपर है, ये फोर्स लाइंस जा रही है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू बी ए मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है
तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फोर्स लाइन निकलेंगी। एंड इफ देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 0, फ्लक्स विल बी 0। देयर इज नो फोर्स लाइन पासिंग थ्रू इट। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। फील हो गया इसका, फ्लक्स फील आ गया, फ्लक्स का फील आ गया बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, कई कई किताबों में ऐसा भी लिखा होगा नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कहानी है, वो केवल मैक्सिमम फ्लक्स का डेफिनेशन देते हैं वहां पर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज मिनिमम फ्लक्स, व्हाट इज मैक्सिमम फ्लक्स एंड व्हाट इज फ्लक्स, हाउ वी गेट द डायरेक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके यूनिट्स की, यूनिट्स की बात करते हैं। ये जो बी है, बार बार ये जो बी आ रहा है सामने, इस बी के 4 नाम बता चुका हूं, तुम्हें याद करो, ठीक है। किसी किसी के 4 नाम होते हैं ना, बहुत सारे नाम होते हैं ना, हाँ, ऐसे इस बी के भी 4 नाम दिए, सबने अलग अलग नाम दे दिया बेचारे का। देखो ऐसे क्या क्या नाम है, वापस बताता हूं, मैंने पहले भी बताया। बी का पहला नाम मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, पहला नाम। दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इस चैप्टर में इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बोलोगे सर क्यों बोलेंगे, मैं बताता हूं, देखो क्यों बोलेंगे। फाइव इज इक्वल टू पढ़ा अपन ने बी है, तो बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा भाई, 5/a। हाँ, और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। आप लोगों को याद हो, 3 तरह की डेंसिटी बताई होगी मैंने आपको। लीनियर डेंसिटी, नाम बोलो, 3 डेंसिटी सिखाई थी मैंने, लीनियर डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। 3 तरह की डेंसिटी बताई थी मैंने, है ना। तो यहां पर एक कौन सी डेंसिटी है, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी। कौन सी है, सरफेस डेंसिटी, ठीक है। इसलिए यहां पर बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नंबर 4 फोर्स लाइंस, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझे, चलो भाई, अच्छी बात, मजा आया, समझ आ गया भाई। बी इज इक्वल टू 5/a, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पर यूनिट एरिया। अब यहां पर इसके यूनिट्स देखो, यूनिट्स में मजा आएगा, कितने सारे यूनिट्स बात करते हैं अपन। देखो एक एक करके यूनिट बताता हूं। देखो भाई, यूनिट्स की बात करते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, तो 4 नाम याद हो गए इसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और चारों का मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं है। चलो यूनिट्स निकालते हैं। सबसे पहला यूनिट देखो, नंबर 1, चूंकि फाइव इज इक्वल टू बी ए है, बी किस में होता है बेटा, टेस्ला में, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो फाइव का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा देखो, टेस्ला क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर ने मीटर को मार दिया, तो 5 इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। ये इसकी दूसरी यूनिट है।
ठीक है भाई। तीसरी यूनिट देखो, फाइव इज इक्वल टू सीजीएस में गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉस डाइन इंटू सेंटीमीटर अपॉन सॉरी गॉस, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर है, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। दो यूनिट और होती है इनकी। चलो भाई, कॉल आ गया था किसी का। तो फाइव की यूनिट क्या होगी, वेबर। चौथी यूनिट देखो, फाइव इज इक्वल टू बी ए। बी का होता है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मैक्सवेल। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, ये इसकी एमकेएस यूनिट है। आ गई आवाज? हाँ देखो, कितने सारे यूनिट बता दिए मैंने आपको। इनके रिलेशन आपको बताया था मैंने। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अब ये तुम इनको नोट करो या फोटो खींचो, मुझे नहीं पता, लेकिन कर लो। मैक्सवेल ने भी तो एक्सपेरिमेंट किए थे बेचारे ने। ये मैक्सवेल यूनिट है यहां पर। नोट ऑल द यूनिट्स, सारे यूनिट्स को नोट कर लो बेटा। नहीं, माइनस नहीं बेटा। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। गॉस छोटी यूनिट है, गॉस छोटी यूनिट है। लिख लिया? गॉस वेबर है रे बेटा, गॉस वेबर थोड़ी होगा। मैक्सवेल में और गॉस में रिलेशन होगा, ऐसे क्या करता है। चलो, तो ये थे इसके फ्लक्स के यूनिट्स। निश्चित रूप से फ्लक्स पढ़ाया तो इसके सवाल तो कराने ही पड़ेंगे। सवाल करते हैं, देखो। अ फ्रेम 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर is placed in uniform magnetic field of strength 4 into 10⁴ Tesla, making an angle 30 degree with the direction of magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। बताओ। मुझे पता था, मुझे पता है सबका गलत आएगा, किसी का भी सही नहीं आएगा, गारंटी कर कोई सही कर दे तो। अगर किसी ने मेरे से पहले नहीं पढ़ा है, जिसने पहले पढ़ लिया उसका नहीं पता मुझे, बाकी जिसने पहले नहीं पढ़ा है उन सबका गलत आएगा आंसर, गारंटी मेरी। जी नहीं, गलत जवाब।
देखो क्या गलती की तुमने, मैं समझाता हूं। मैंने आपसे बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और ये जो एरिया जो है, एरिया 30 डिग्री पर रखा है इसको, एरिया का डायरेक्शन 30 डिग्री है। हाँ अब आया पकड़ में आ गया तुम्हारे। एरिया का डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री है। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, 30 या 60? 60 डिग्री होगा। जी हां, क्या होगा, 60 डिग्री होगा थीटा, 60 डिग्री। ठीक है, अब आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। फाइव इज इक्वल टू 30 नहीं लेंगे, 4 इंटू 10⁴, 6 इंटू 10⁻⁻⁴, cos 60 हाफ, 12 वेबर। आंसर इज 12 वेबर ओनली। जिसको डायरेक्शन नहीं समझा वो यूं समझो, ये एक लाइन याद रखना हमेशा, ये कई सारे जहां जहां भी एरिया का डायरेक्शन आएगा वहां काम आएगा। इफ प्लेन इज पैरेलल, direction is perpendicular. If plane is perpendicular, direction is parallel. अगर प्लेन परपेंडिकुलर है बेटा, वेबर, WB का मतलब वेबर, शॉर्ट में लिखते हैं वेबर को, WB। ये वाली बात याद रखोगे तो डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं होगी। इफ प्लेन इज पैरेलल, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। अगर प्लेन थीटा बना रहा है तो डायरेक्शन 90 माइनस थीटा बनाएगी। भले है ना बेटा, प्लेन बना रहा है, उसका प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। ऐसे देख, ऐसे देख, ये इसका प्लेन, ये कोइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर है, तो एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है ऐसे। ये देख, ये प्लेन बना रहा है 30 डिग्री का, तो 90 में से 30 माइनस करो, तो प्लेन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन पैरेलल, प्लेन पैरेलल, डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये वाला कंसेप्ट याद रखना है सबको, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, वेक्टर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्यूशन, अरे बेटा B 4 इंटू 10⁴, ये देख 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये 2 से 2 टाइम, 2 6 या 12, 10⁻+4 से -4 कैंसिल हो गया, तो 12 वेबर। देखो ऐसे, देखो ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो बना रहा है एंगल अभी, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का, और इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, ये एरिया, तो ये एरिया का डायरेक्शन इधर, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। मलार धन्यवाद, क्लियर हो गया। चलो हो गया क्लियर। ये था हमारा फेराडेज लॉज एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पे कई सारे सवाल बन सकते हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सवाल और करो जरा, एक क्वेश्चन बेटा। ये 60 डिग्री की इतनी सारी रामायण बता रही कि मैंने, देख वो लॉजिक लिख दिया, ये लॉजिक लिख दिया, अब तो सामने नहीं है तो कैसे बताऊं बता। देखो, वन मोर क्वेश्चन। अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेडियस, a circular frame of radius 5 centimeter, a circular frame of radius 5 centimeter is placed in a uniform magnetic field (3.0 into 10⁻⁻) या 10⁴ Newton per ampere in meter, making an angle 53 degree with direction of magnetic field. Magnetic flux through it. मुझे लगता है भी सबको आना चाहिए। सर्कुलर है, सर्कुलर है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, थीटा कितना होगा? 53 डिग्री नहीं होगा, 37 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बोला। अब पकड़ में आ गया तुम्हारे कंसेप्ट, क्योंकि यहां पर प्लेन बना रहा है 53 का, तो डायरेक्शन क्या बनाएगी? 37 डिग्री का एंगल बनाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है, समझ आ गया मेरे को। नेक्स्ट लाइन का पता नहीं है। $900 आंसर है क्या? नहीं, नको। फाइव इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, बी हो गया 3 इंटू 10⁴, एरिया हो गया पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और कोस 37 होता है 4/5, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁴ पाई 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4/5। ये 5 5 या 25, 15 पाई, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 पाई इंटू 10⁻, कितना हो रहे? 1, 600 पाई। 600 pi is the answer. 600 pi is the answer. 60 pi क्यों आएगा? थ्री इंटू 10⁴ पाई आर स्क्वायर -4 4/5। मैं गलती कर रहा हूं क्या कहीं? 3 5 जा 15, 4 जा 60, 60, हाँ 60 पाई आंसर। 1 कहां से लिखा फिर मैंने?
60 पाई, हाँ सिर्फ 60 पाई, 60 पाई वेबर। और कुछ फील करना है? समझ आ गया सबको? समझ आ गया? चलो ओके, बाय बाय फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं बेटा, है ना? ओके ओके। बाय बेटा, बाय। चलो रख रहा हूं बेटा, है? ओके बाय बाय।